नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रीम मैगज़ के एक और नए एपिसोड में। चैप्टर 261 जिसका टाइटल है क्रॉस रोड पार्ट 2। इस चैप्टर में हमें दो अलग हाउस होल्ड की कहानी दिखाई जाएगी, एर्नास फैमिली और डिस्टार्ड फैमिली। चलो शुरू करते हैं। एकेडमी बंद होने के बाद फ्लोरिया एर्नास अपनी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रही हैं। उसकी रैंकिंग अच्छी है, इसलिए पापा खुश हैं और मामा भी नहीं डांटते। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो स्टेट से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि विंटर सीजन में दोनों फैमिलीज एरनाज और मायरोक मिलते हैं अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फ्लोरिया अपने डॉग लक्की से बात करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड लिथ को कितना मिस करती है। वो उसे स्टेट पे नहीं बुला सकती क्योंकि उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसे खा जाएंगे, मतलब बहुत टफ हैं। और वो लुटिया भी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ स्टेप मतलब पोर्टल नहीं खुल सकता। फिर हम देखते हैं कोयला और फ्रेया का हाल। कोयला को जिर्नी एकदम इंटेंसली ट्रेनिंग दे रही है। एटिक्यूट, हॉर्स राइडिंग, इंस्ट्रूमेंट, किंगडम हिस्टोरी, सब कुछ सिखाना पड़ रहा है सिर्फ 2 महीने में। कोयला का साय नेचर इसे और भी मुश्किल बनाता है और वो मैजिक प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही। श्रेया का सिचुएशन थोड़ा बेटर है। उसे फ्री टाइम मिलता है अपने नए फैमिली ओरियन और जिर्नी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ओरियन एक परफेक्ट फादर फिगर बन गया है उसके लिए। फ्रिया और फ्लोरिया का रिलेशनशिप भी स्लोली इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन फ्रिया का दो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक, लोग उसे सेकंड बेस्ट टैलेंट के रूप में दिखाते हैं और ओकेजन पे। दूसरा, उसका ना पुराना सोलिवियर फैमिली बैकग्राउंड उसे बुरा नाम देता है। पर एकदम पार्टीज में ना लोग उसके पीछे ना बुरे र्यूमर स्प्रेड करते हैं कि ना वो प्रोफेसर के साथ सो रही है या चीट कर रही है अपने सक्सेस के लिए। ये सब सुन के फ्रेया बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है डिस्टार्ट हाउस होल्ड में, जहाँ मैरियोनेस डिस्टार्ट एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। उनका रीजन अब बहुत पावरफुल हो गया है क्योंकि वहाँ दो इम्पोर्टेंट एकेडमीज हैं, वाइट और लाइट ग्रिफन। हम जानते हैं कि अर्थ और क्रिस्टल ग्रिफन एकेडमीज बंद हो गई हैं और आर्कमेज डेरियस को रिवार्ड मिले हैं ब्लैक ग्रिफन एकेडमी की लैंड के रूप में। अब डेरियस और डिस्टार्ड हाउस होल्ड के ना पास बहुत ज़्यादा ना पावर है, इतना कि कुछ लोग उसे टू मच पावर भी कह रहे हैं। क्राउन को बहुत ना पेटिशन होता है ना, पेटिशन मिल रही है इन दोनों हाउस होल्ड से एकेडमिक कंट्रोल लेने के लिए। लेकिन ऑफिशियली क्राउन अभी तक कंसीडर कर रहा है कि मतलब बता रहा है कि एक्चुअली में उन्होंने ऑलरेडी ना रिजेक्ट कर दिया है सब पेटिशन, क्योंकि ये दोनों हाउस होल्ड क्राउन के लिए लॉयल सपोर्टर हैं। इवेंट में यूरियल और उसकी फियोन्से लिविया एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करते हैं। लिविया कॉन्फेस करती है कि शुरू में उसने यूरियल की फैमिली को गोल्ड डिगर समझा था, लेकिन अब उनकी सक्सेस देख के उसने अपना ओपिनियन चेंज कर लिया है। यूरियल भी रिप्लाई करता है कि बस थोड़ा ना टॉन्ट करते हुए वो कहता है कि ना फेंटर फैमिली में ड्रैगन ज़्यादा पैदा हुए हैं मेथ से। ये सुन के कॉन्वर्सेशन ना टेंस हो जाता है और दोनों एकदम सिविल रहने की ना उम्मीद छोड़ देते हैं। ये यूरियल की ना होने वाली बीवी लिबिया लिथ और यूरियल को ना लेकर काफ़ी बुरा बोलती है। वो लिथ को डर्टी पुअर कॉमनर के कर ना इंसल्ट करती है। नॉर्मली लिथ इन बातों को इग्नोर कर देता है, पर इस बार मारियोनेस डिस्टार्ट के इंस्ट्रक्शन की वजह से और अपने अंदर की शांति के बावजूद लिथ उसे एक ना सबक सिखाने का ना फैसला करता है। लिथ अपने किलिंग इंटेंट और मेंटल एग्रेशन उसका यूज करता है। लिबिया को लगता है कि जैसे कोई ना खूंखार जानवर उसके गले पर ना तलवार रखे हो। वो सांस नहीं ले पाती और डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। लिथ ने कोई स्पेल नहीं कास्ट किया, सिर्फ अपने ओरा से उसे पैरालाइज कर दिया। लिबिया इतनी डर जाती है कि ना उसे बाथरूम की तरफ भागना पड़ता है ताकि वो शर्म से ना बच सके, मतलब शर्म से बच सके यहाँ पर। लिथ और यूरियल के बीच एक सीरियस कॉन्वर्सेशन होता है। यूरियल बताता है कि वो कितना फंसा हुआ है। उसके पास 3 ऑप्शन है, अपनी किस्मत में लेना, मतलब अपनी किस्मत मान लेना, और 5th ग्रेड के बाद डेरियस फैमिली से आज़ाद होना, या फिर शादी कैंसिल करवाना। यूरियल का कहना है कि उसके लिए ये सभी रास्ते एकदम बंद हैं क्योंकि उसका फैमिली स्टेटस और प्रेस्टिग सब इस रिश्ते से जुड़ा है।
वो एक पपेट की तरह जी रहा है। और यहाँ पर एक छोटा पर इम्पोर्टेंट ना डिटेल, लिथ इस मतलब यहाँ पर ना अपने स्किन वॉल्कर आर्मर में ना आया हुआ है। उसने अपना फॉर्मल टिक्सिडो इज आर्मर से ना मिमिक किया है। ये आर्मर सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि स्टेटस मेंटेन करने का ना एक परफेक्ट टूल बन चुका है। लिथ अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेयर बन गया है जो पॉलिटिकल गेम को समझता है। यूरियल का स्ट्रगल दिखाता है कि नोबल होने के मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी और घुटन भी होती है। आपको क्या लगता है? यूरियल बता रहा है कि ना उसकी फैम लाइफ जो है इतनी स्ट्रेसफुल क्यों है, क्योंकि उनके नए स्टेटस की वजह से उनको हर जगह दिखाया जाता है, और ऊपर से उनकी जान लेने की 5 कोशिशें हो चुकी है। यूरियल एक बैटल मेज गर्ल के बारे में ना बताता है, जो उसकी बॉडीगार्ड कम असिस्टेंट है। लिथ अपनी शार्प ऑब्जर्वेशन से पहचान लेता है कि वो लड़की एक मेज है। उसके मसल्स, उसके आइटम और उसके एटीट्यूड से लिथ का इंटरनल कॉम्पेनियन सोलस थोड़ा मजाक उड़ाता है कि ना लिथ ने सिर्फ उसकी बॉडी देखी, जबकि सोलस ने उसकी मानकोर और इंचांटेड आइटम से ना सही पहचान कर लिया यहाँ पर। फिर बात होती है कि उनके दोस्त फ्रिया, जो अपनी ड्रेस और लोगों के अजीब र्यूमर के बारे में ना कंप्लेन करती है। लोग उनके एकेडमी में उनके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। लिथ भी हंसता है उसकी बारे में ना कैसी कैसी अफवाहें फैली हुई है। फिर मैरियोनेस डिस्टार्ड आती है अपने साथ 3 गर्ल को लेकर, जो लाइट ग्रिफन एकेडमी के टॉप रैंकर हैं। ये सीन थोड़ा ना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नॉर्मली इन एकेडमीज में लड़कियों का रेशियो ज़्यादा होता है, लेकिन इस बार दोनों टॉप पिंस लड़कों ने जीते हैं, जो बहुत रेयर बात है। 3 गर्ल यूरियल और लिथ को इंटीमेट करने की ना कोशिश करती हैं, लेकिन यूरियल के हैंडसम लुक और लिथ के कोल्ड सीरियस गेज की वजह से उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है। फ्रिया भी अपने एग्रेसिव ऑरा से उनको ना नर्वस कर देती है। मारियोनेस डिस्टार्टर गाला के 6 टैलेंटेड स्टूडेंट को ना सबके सामने इंट्रोड्यूस करती है। वो अनाउंस करती है कि सारी परफॉर्मेंस सिर्फ फर्स्ट मैजिक तक लिमिटेड रहेगी, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए मेंशन के एरेज हायर टायर मैजिक और ऑफेंसिव आइटम को ब्लॉक कर देते हैं। ये सुन के लिथ क्यूरियस हो जाता है। वो सीक्रेटली टेस्ट करता है कि क्या उसकी स्पिरिट मैजिक और फ्यूजन मैजिक इन अरे से ना अफेक्टेड होती है या नहीं। पता चलता है कि ना एरेज सिर्फ फेक मेज को रोक सकती है, मैजिक को, जो फिक्स पैटर्न में ना एकदम फॉलो करते हैं। लेकिन लिथ जैसे ट्रू मैजिक अपना माना फ्लो एडेप्ट करके इजीली कास्ट कर सकता है। सोलस उसका इंटरनल कॉम्पेनियन भी ना कंफर्म करता है कि उनका डायमेंशन पॉकेट भी काम कर सकता है, बस थोड़ा मुश्किल और माना एक्सपेंसिव होगा। फिर परफॉर्मेंस शुरू होता है यहाँ पर। यूरियल डेरियस द वाइट हैंड सबसे पहले परफॉर्म करता है। वो कैंडल की फ्लेम से छोटी छोटी फायर विस्प बनाता है, जो धीरे धीरे ग्रिफन को एकदम ना ग्रिफन का शेप लेते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट कलर में ये फायर ग्रिफन एक दूसरे से लड़ते हैं। फिर यहाँ पर विंडो से बाहर फ्लाई करके ना कलरफुल फायरवर्क में ना एक्सप्लोड हो जाते हैं। क्राउड बहुत इम्प्रेस होती है। अब यहाँ पर मिस्ट्रेस ऑफ द स्टॉर्म लूसा एर्गर, उसे अनप्रिपेयर्ड होने की वजह से थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। वो ड्रिंक से पानी की ड्रॉप कलेक्ट करके एक कलरफुल लिक्विड स्पीयर बनाती है, जिससे रेनबो क्रिएट होते हैं। फिर उसे एक आइस ड्रैगन में ना कन्वर्ट करती है, जो बाहर फ्लाई करके रेनबो एक्सप्लोजन में बदल जाते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी होती है, लेकिन यूरियल के बाद थोड़ी कम इम्प्रेसिव लगती है। फ्रिया एर्नास मास्टर ऑफ स्पेस, वो लाइट और डार्कनेस मैजिक यूज करके एक सेलेस्टियल स्पेयर क्रिएट करती है, जिससे लगता है कि बा एकदम ना बॉल रूम की सीलिंग गायब हो गई है। यहाँ तक मतलब ना वो अपने ना लाइट डार्कनेस मैजिक से एक पूरा सेलेस्टियल इल्यूजन ना क्रिएट करती है। सितारे कॉन्स्टलेशन सब कुछ यूनिसन में ना मूव करते हैं, और फाइनली एक फेक सनराइज जैसा सीन बनता है। क्राउड एकदम यहाँ पर ना खुश हो जाती है और एकदम तालियां बजाने लगते हैं। अब मारियोनेस अनाउंस करती है कि नेक्स्ट परफॉर्मर काइला डोनार द बैटल गॉडेस। लेकिन लिथ को ये सब देखते देखते बोरिंग लगने लगता है। तभी कोई उसका आर्म पकड़ता है। ये होती है फ्लोरिया, और यहाँ एक फनी और रोमांटिक मोमेंट आता है। फ्लोरिया बिना कुछ खाए लिथ को एक डीप पैशनेट किस देती है,
सिर्फ ये कहते हुए कि किस मी लाइक यू मिस मी। इतने में सब लोग कायला की परफॉर्मेंस में ना बिजी होते हैं। सिर्फ फ्रिया ही ये देखती है। लिथ थोड़ा डेज हो जाता है इस सडन मोमेंट से। फ्लोरिया अपने नए लुक में दिखती है। रेड सिल्क एकदम इवनिंग ड्रेस, वाइट ग्लोव्स और एकदम हेयर स्टाइल के साथ। लिथ मेंटली कम एकदम कंपेयर करता है उसे किसी पुराने अर्थ के सॉन्ग के लिरिक्स से, जो हम यहाँ रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। और बेसिकली उसको एक टफ और स्टाइलिश लुक देने वाला कंपैरिजन है। जैसे ही कायला की परफॉर्मेंस ना खत्म होती है, मारियोनेस डिस्टार्ट एकदम लिथ को स्टेज पर ना कॉल करती है। और यहाँ ट्विस्ट आता है। लिथ को दो टाइटल मिलते हैं एक साथ, द आई ऑफ गॉड और मेकर ऑफ वंडर। ये काफ़ी रियर बात है, क्योंकि नॉर्मली सिर्फ टॉप रैंकर को एक टाइटल मिलता है और लिथ तो थर्ड रैंकर है। लिथ समझ जाता है कि ये शायद उसकी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर की तरफ से एक तरह का स्टेटमेंट है, उनकी नाराजगी का इजहार लिंजोस की अनफेयर रैंकिंग के अगेंस्ट। फिर लिथ अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है, लेकिन अलग तरीके से। वो फ्लोरिया को अपना असिस्टेंट बनाता है और स्टेज से सीधा वॉल की तरफ चल पड़ता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो वॉल पे चढ़ने लगता है ना, फ्लोरिया हेजिटेट होती है, लेकिन लिथ पूछता है, डू यू ट्रस्ट मी? और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसका फुट वॉल पे चिपक जाता है एकदम। और दोनों पैर सेलिंग तक न चलते हैं और अपसाइड डाउन खड़े हो जाते हैं, बिना किसी फ्लाइंग या फ्लोटिंग स्पेल के। उनके क्लॉथ, हेयर, ज्वेलरी सब नॉर्मल रहते हैं, जैसे वो फ्लोर पे खड़े हैं। लिथ म्यूजिक की रिक्वेस्ट करता है और दोनों सेलिंग पे एक मिनट डांस करते हैं, कैंडल को अवॉइड करते हुए। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कोई एप्लॉस नहीं। सब लोग उन्हें अजीब तरह से देखते हैं, जैसे वो मॉन्स्टर हैं। लिथ को इन रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लिथ अपनी मैजिक का नाम बताने लगता है, आर्कमेज वैलेंडेरियस, यूरियल के फादर अचानक बोल उठते हैं, ग्रेविटी मैजिक। और यहाँ पर ना इंटरेस्टिंग बात पता चलता है कि ग्रेविटी मैजिक एक सेवेंथ एलिमेंट है, जो सिर्फ एंशियंट नोबल हाउस होल्ड का एक्सक्लूसिव लेगेसी माना जाता है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके लिए एक साथ 6 स्पेल कास्ट करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा माना कंट्रोल चाहिए। टायर 1 ग्रेविटी स्पेल भी टायर 5 स्पेल से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वैलोन बताते हैं कि वो खुद भी ये मैजिक नहीं प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि एफर्ट इतना ज़्यादा है कि रिजल्ट उसे जस्टिफाई नहीं करता। लेकिन लिथ के लिए ये इतनी मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसका मैजिक सिस्टम ट्रेडिशनल हैंड साइन या वर्ड पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि प्योर माना फ्लो कंट्रोल पे बेस्ड है। फिर आर्कमेज एजार लुसाकीमा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ग्रेविटी मैजिक ट्रू मैजिकल ब्लड लाइन का प्रूफ है, और वैलन को टॉन्ट करती है कि उसने कभी ये प्रैक्टिस नहीं किया। वो ना यहाँ पर खुले आम कहती है कि सिर्फ ट्रू मेज एंशियंट ब्लड लाइन को ही ग्रेविटी मैजिक सीखने का अधिकार है, और ग्रास रूट मेजेज जैसे कि एकदम कॉमनर बैकग्राउंड वाले उनके बराबर बैठने के लायक नहीं। ये सुन के पूरा रूम गुस्सा हो जाता है, स्पेशली आर्कमेज वैलेंडेरियस, जो सीधा इजार के फेस के पास जाके उसे चैलेंज करते हैं। लिथ ये सब देख के मन में सोच रहा होता है कि मारियोनेस ने उसे रुकुस क्रिएट करने के लिए कहा था, और ये बिल्कुल वही हो रहा है जो वो चाहती थी। इजार अपना गुस्सा लिथ पे निकालती है। वो डिमांड करती है कि लिथ बताए उसने ये मैजिक कैसे सीखा। लिथ बिना डर के जवाब देता है कि वो मारियनेस का ना ऑनर्ड गेस्ट है, और क्राउन के रिक्वेस्ट पे यहाँ आया है। इजार के पास कोई अथॉरिटी नहीं है उसे इंटरोगेट करने का। मारियोनेस खुद आगे आते हैं और एजार को पब्लिकली इंसल्ट करते हैं उसकी बदतमीजी के लिए। लेकिन फिर भी पोलाइटली लिथ से पूछते हैं कि उसने ये मैजिक कहाँ से सीखी। लिथ सिंपली बता देता है कि उसने ये सेल्फ टॉट मतलब अपने आप सीखा है। फोर्ज मास्टरिंग के डायमेंशन मैजिक कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके ग्रेविटी मैनिपुलेशन क्रिएट किया। ये सुन के सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये इतना सिंपल नहीं था। इसके बाद पूरा रूम दो ग्रुप में बढ़ जाता है। नए यंग नोबल हाउसहोल्ड, जो लिथ को एक प्रूफ मानते हैं कि टैलेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं। और एंशियंट नोबल हाउसहोल्ड, जो इसे एक स्कैम मानते हैं और मारियोनेस पे ब्लेम लगाते हैं कि उसने उनका सीक्रेट एक कॉमनर को सिखा दिया। जब लिथ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है,
एजार अपनी ग्रेविटी मैजिक से उसे पुल करने लगती है। लिथ अपनी मैजिक यूज करके उसे कैंसिल करता है और फिर काउंटर अटैक करता है। अपनी मैजिक से उसका वेट ट्रिपल कर देता है, जिससे एजार जमीन पे नील डाउन ऊपर गिर जाती है। मारियोनेस ये देख के गुस्सा हो जाती है और अपने मेंशन के प्रोटेक्टिव एरेज एक्टिवेट कर देती है, जो एजर को कम्प्लीटली पैरालाइज कर देता है। ये दिखाता है कि ना मारियोनेस के पास कितनी पावरफुल सिक्योरिटी है। ये एरेज फर्स्ट मैजिक तक को डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन इंसिडेंट के बाद रूम में दो तरह की रिएक्शन आते हैं। कुछ लोग एजार को हीरो मानते हैं अपने ब्लड लाइन की इज्जत बचाने के लिए। कुछ ट्रेटर क्योंकि उसने क्राउन के गेस्ट को अटैक किया। फ्लोरिया और यूरियल लिथ को सेफ जगह पे ले जाते हैं। लिथ सरकास्टली कमेंट करता है कि पार्टी काफ़ी अच्छी गई और फ्लोरिया भी मजाक उड़ाती है कि लिथ को पार्टी को एक्साइटिंग बनाने का टैलेंट है। यूरियल अभी भी डरा हुआ है कि लिथ ने एक आर्कमिस पे ना हाथ उठाया है। साइड में जिर्नी और ओरियन, जो न्यूट्रल नोवेल के ग्रुप में खड़े थे, डिस्कस करते हैं कि मारियोनेस ने इतनी देर क्यों लगाई इंटरवेन करने में, जबकि उसके पास एरेज और गार्ड दोनों अवेलेबल थे। उनको लगता है कि शायद मारियोनेस पॉलिटिकल रीजन से डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी यहाँ पर। अब यहाँ पर ना एक कैरेक्टर की एंट्री होती है। एक 17 साल की गोल्डन हेयर लड़की, जो लिथ के सामने आकर एकदम बोलने लगती है, सरकास्टली उसे बोलती है, सेवियर बुलाती है उसे टोंट करते हुए। उसने 100 साल पुरानी ट्रेडिशन को एक फाइट में बदल दिया सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ये यंग वुमेन वाइट इवनिंग ड्रेस में है, सफियर्स बहुत खूबसूरत है, जो उसकी स्काई ब्लू आइज को ना हाईलाइट करती है। लिथ उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन सोलस उसका इटर्नल कॉम्पेनियन बता देता है कि ये मारियोनिस की बेटी है। फेस से एकदम मैच कर रहा है। गर्ल प्लेफुल्ली लिथ को एकदम टीच करती है, मतलब यहाँ पर ना मजाक उड़ाती है। कहती है कि तुम ही हो जो जिसने मुझे नंगा देखा है। जो सुन के लिथ के सारे कॉम्पेनियन शॉक हो जाते हैं। फिर वो अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देती है। ब्रिजना डिस्टार्ड मारियोनिस मेरिम की, डिस्टार्ड की बेटी, बड़ी बेटी है और हाउस टोल की हायर है। लिथ भी ना यहाँ पर स्मार्टली रिप्लाई करता है कि वो एक हीलर है, इसलिए उसने ब्रिजना को देखा होगा पेशेंट के रूप में। ये एक ना क्लेवर एक्सक्यूज है। उसके कॉम्पेनियन इस लाई पे हंसना कंट्रोल नहीं कर पाते। ब्रिजना लिथ की तारीफ करती है कि उसकी इंटेलिजेंस, कॉरेज और ऑब्जर्वेशन स्किल की। वो फॉर्मली अपना परिचय देती है और अनयूजुअल रिस्पेक्ट दिखाती है एक गेस्ट के लिए, जो नॉर्मल होस्ट नहीं करते। लिथ मॉडेस्टली अपना बैकग्राउंड बताता है। हम्बल ओरिजिन से आकर भी न उसने सोसाइटी के रूल सीखे, एकेडमी में एडमिशन लिया, दोस्त बनाए, अपने कॉम्पेनियन की तरफ पॉइंट करते हुए, और एलाइज बनाए मारियोनेस की तरफ नोट करते हुए। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसने सबको दिखा दिया कि 1 साल की प्रॉपर एजुकेशन में उसने क्या अचीव किया है, और अब लोगों को डिसाइड करना है कि वो उसके साथ खड़े होना चाहते हैं या उसके अगेंस्ट जाना चाहते हैं। ब्रिजना इम्प्रेस होकर लिथ का आर्म पकड़ लेती है, उसे क्लोज पुल करती है। लिथ थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है जब वो रिमाइंडर देता है कि वो सिर्फ 13 साल का है और उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। ब्रिजना उसका भी सॉल्यूशन देती है। वो कहती है कि एज गैप कुछ सालों में यहाँ पर भर जाएगा और वो खुद इतनी रिच है कि किसी के फाइनेंशियल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर करती है कि वो हमेशा आम कैंडी ट्रीट होती है अपने वेल्थ की वजह से, या फिर मेजेस ना उसे सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह ना देखते हैं क्योंकि उसके पास मैजिकल पावर नहीं है। लिथ उसे एक ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर लगता है। लिथ और सोलस मेंटली डिस्कस करते हैं यहाँ पर। मोगर मतलब ये दुनिया की वुमेन इतनी मतलब ना पैसिनेटिंग क्यों है, इतनी बड़बोली क्यों है, मतलब यहाँ पर ना शायद मैजिक उन्हें इक्वल फुटिंग देता है, या फिर ये कल्चरल डिफरेंस है जहाँ वुमेन भी ना फैमिली टाइटल और वेल्थ ना इनहेरिट कर सकती हैं, अर्थ के मेडिवल सोसाइटी से अलग। सोलस थोड़ा इमोशनल हो जाता है ये सुन के, सोच के कि उसे भी कभी अपना फिजिकल बॉडी मिलेगा या नहीं। अभी तक उसने सिर्फ ब्रीफ एक्सपीरियंस लिया था किसी बॉडी में होने का, और वो पेशेंसली वेट कर रही है कि अपने टर्न का। और यहाँ पर एक सीन शिफ्ट होता है। सारे गेस्ट जा चुके हैं होटल के खुलने के बाद, और मारियोनेस स्टार्ट अपने ऑफिस में रिलैक्स कर दिए।
वो एक कम्युनिकेशन एमुलेट निकालती है और क्वीन सेल्फिया से सिक्योर चैनल में बात करने लगती है। क्वीन पूछती है कि क्या वो अच्छी न्यूज़ लाई है, और मारियोनेस कॉन्फिडेंटली बोलती है, एक्सीलेंट न्यूज़ योर मैजेस्टी। यहीं पे ना, यहाँ पे हमें पता चलता है कि ना मारियोनेस मिरिम डिस्टार्ट और क्वीन सेल्फिया बहुत ना पुरानी दोस्त हैं। दोनों वाइट ग्रिफन एकेडमी में साथ पढ़ती थी। मिरिम ने अपनी आइडेंटिटी के फेक नाम से पढ़ाई की थी ताकि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले, ब्रिंग क्वीन की बच्ची होने की वजह से। क्या क्वीन की बच्ची होने की वजह से? इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि ना मिरिन ने अपने आप को मैजिकलेस दिखाया है दुनिया के सामने, जबकि असल में वो क्वीन कॉप्स की लॉर्ड कमांडर है। ये डिसेप्शन उसने अपने एनिमीज को अंडर एस्टिमेट करने के लिए किया है, लेकिन उसका इसका ना साइड इफेक्ट ये हुआ कि उसकी बेटी ब्रिजना बिना किसी मैजिक टैलेंट के पैदा हुई, जो जेनरेशन में पहली बार हुआ था। अब हमें पता चलता है गाला का रियल पर्पज। मिरिम ने एक फेक र्यूमर स्प्रेड किया था कि उसने लिंजोस को एंटी बाल्कोर प्रोटोकॉल लिस्ट डिकोड कर लिया है। गाला ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज करने का मकसद था एनिमीज को अपने घर में बुलाना, ताकि वो लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चुरा सके। लिथ को इंटेंशनली रुकूज क्रिएट करने के लिए ना यूज किया गया है, ताकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो और एनिमीज फ्री यहाँ पर घूम सके। सबसे इंटरेस्टिंग बात, लिथ को पता भी नहीं था कि ये सब एकदम ना प्लान्ड है। उसने सिर्फ अपनी फैमिली की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की थी, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। इसका मतलब है कि लिथ प्योरली अप्रोच रखता है, जब तक तुम पे करते हो मैं काम करता रहूँगा। मिरिम बताती है कि सेफ मतलब सेफ से जो लिस्ट चुराया गया है वो असली नहीं था। वो एक डेकोरेटेड कॉपी था, जिसमें सिर्फ उनके प्राइम सस्पेक्ट के नाम थे। ये ट्रिक इसलिए किया गया ताकि पता चल सके कि कौन उनके अगेंस्ट डील कटिंग कर रहा है। सबसे बड़ा रिवील, बेल्फोस जो लिंजोस का ना पर्सनल असिस्टेंट है, वो ही ट्रेटर निकलता है। उसी के पास सेफ की लोकेशन का एक्सेस था। क्वीन सेल्फिया शॉक हो जाती है कि क्योंकि ना उसने खुद बेल्फोस को अपॉइंट किया था। इसका मतलब उसके इनर सर्कल में भी कोई प्रॉब्लम है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि बेल्फोस को एक सेल कंपनी से पैसा मिल रहा था, जो रन अवे आर्कमेज ल्यूकार्ड से कनेक्टेड है। सबसे स्ट्रेंज बात, ल्यूकार्ड के गायब होने के बाद भी पेमेंट बंद नहीं हुई है। क्वीन यहाँ पर डिसाइड करती है कि बेल्फोस को अभी अरेस्ट नहीं करेंगे, उसे यूज करेंगे बिगर फिश तक पहुँचने के लिए। अब यहाँ पर टाइम स्किप होता है। चैप्टर का सेकेंड हाफ। फ्लोरिया लिथ के घर जाती है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। ओरियन अपना प्रॉमिस पूरा करता है और लिथ को गेटकीपर स्वॉर्ड गिफ्ट करता है। लिथ अपने रिसर्च में बिजी रहता है, यहाँ पर माना क्रिस्टल और पस्यूडे कोर को इंटरेक्शन स्टडी करता है। विंटर क्वाइटली गुजर जाता है और जल्दी टाइम आ जाता है एकेडमी के लास्ट ईयर के लिए रिटर्न करने का। लिथ ना यहाँ पर स्टडी सेशन बना रहा है। वो अपनी सिस्टर टिस्टा को होमवर्क प्रिपेयर कर रहा है उसकी एब्सेंस के लिए, और दोबारा पढ़ रहा है लोकरा सिल्वरिंग की बुक द बेसिक ऑफ मैजिक। आर्कमेज डेरियस के ग्रेविटी मैजिक वाले बातों ने लिथ को एक नया थॉट दिया है। क्या सिल्वरिंग हेक्साग्राम जो लिथ ने पहले सीखा था वो भी ना एंशियंट लेगेसी है जैसे ग्रेविटी मैजिक? लिथ एकदम रियलाइज करता है कि शायद उसने इस हेक्साग्राम का असली पर्पज पहले समझा नहीं था, या सिर्फ एक एकेडमिक ट्रिक नहीं, बल्कि ना किसी पावरफुल ना पास्ट में मतलब मेज की ना लेगेसी हो सकती है। अपने एक्सपेरिमेंट से लिथ यहाँ पर ना डिस्कवर करता है कि वो हेक्साग्राम को इन लार्ज और एम्पावर कर सकता है, लेकिन दो चैलेंजेस हैं। जितना बड़ा एरे होता है और सभी 6 एलिमेंट को परफेक्टली बैलेंस करना उतना मुश्किल होता है। और दूसरा है, उसे पता नहीं कि ना ये एरे एक्चुअली करता क्या है। शायद ये सिर्फ एक पुराना प्रैंक हो। वो डिसाइड करता है कि अगर लोकरा जिंदा है, जैसे काला ने हिंट दिया था, तो उसे ढूंढना पड़ेगा आंसर के लिए। लिथ एकेडमी पहुंचता है और देखता है कि फिफ्थ फ्लोर का लेआउट फोर्थ फ्लोर जैसा ही है, लेकिन उसका नया रूम बड़ा और ना उसमें एक फोर्ज मास्टरिंग जो होता है ना, उसका लैब भी है और हीलर ऑफिस भी है। रिसेंट अटैक की वजह से फिफ्थ ईयर स्टूडेंट की संख्या कम हो गई है।
100 से कम, जबकि ना नॉर्मली 150 होते थे, इसलिए एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है। लिथ यहाँ पर फ्लोरिया के रूम में जाता है, जो कम्प्लीटली स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए ना डिजाइंड है। साउंड प्रूफ रूम है, ट्रेनिंग गोलेम जो ह्यूमन बॉडी डेंसिटी जैसी मटेरियल से बने हैं, और कस्टमाइजेबल एआईजी से गोलेम डिफरेंट क्रिएचर की फाइटिंग स्टाइल कॉपी कर सकते हैं। फ्लोरिया एकदम खुश है कि ना उसका रूम इतना बड़ा है कि फ्रिया के साथ ट्रेन कर सके या लिथ को शॉर्ट ट्रेनिंग दे सके। लिथ थोड़ा हेजिटेट है टाइम की कमी की वजह से, लेकिन फ्लोरिया कॉजली ऑफर करती है कि अगर लेट हो जाए तो वो उसके रूम में सो सकता है। ये सजेशन थोड़ा ना अनयूजुअल है उनके रिसेंट डिस्टेंट रिलेशनशिप को देखकर। सोने का बात कर रहे हैं। लिथ नोटिस करता है कि फ्लोरिया के डेस्क पे ना कुछ अंडे के साइज के ना नेक्रो ऑर्नामेंट रखे हुए हैं, जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, क्योंकि फ्लोरिया ने उन्हें हमेशा हाइड किया था ग्रुप स्टडी सेशंस के टाइम। जब लिथ पूछता है कि ये क्या है, फ्लोरिया थोड़ा एम्बेरस्ड फील करती है। उसे याद आता है कि ना लिथ कितना हम्बल एकदम बैकग्राउंड से है। उसका रूम इतना छोटा है जितना उसके क्लोजेट। वो एक टच करती है जिससे एक होलोग्राम प्रोजेक्ट होता है। छोटी फ्लोरिया को ओरियन स्टोरी सुनाते हुए दिखाते हैं। एक लूपिंग मेमोरी क्लिप है। फ्लोरिया ना लिथ को अपने और ना मेमोरीज भी दिखाती है, उसे कुत्ते के साथ लक्की के साथ खेलते हुए, और जिरनी उसे सेल्फ डिफेंस सिखाते हुए। ये रिमेम्बर नाम का ना मैजिकल आइटम है, जिसमें मेजेज अपने प्रीवियस मोमेंट ना स्टोर करते हैं। लिथ पूछता है कि उसने ये पहले कभी क्यों नहीं दिखाया, जिसका फ्लोरिया जवाब देती है कि ये उसके प्राइवेट मोमेंट हैं, इतने प्राइवेट कि उसने अपनी सिस्टर को भी ना नहीं दिखाए हैं। लिथ डायरेक्टली पूछता है, आर यू जेलस? फ्लोरिया ना पहले डिनाई करती है, फिर कन्फेस करती है कि हाँ, वो जेलस है ब्रिजना से। मारियोनेस की बेटी वो थी ना यार पिछले एपिसोड में, वो फील करती है कि वो ब्रिजना के सामने ना compete नहीं कर सकती। ब्रिजना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेडी जैसी ग्रेस रखती है, जबकि वो खुद को ना क्लमजी एकदम क्या बोले यार, छोड़ो। लिथ फ्लोरिया के इनसिक्योरिटी को ना दूर करता है। वो क्लैरिफाई करता है कि वो लड़कियों को ना स्कोर नहीं करता जैसे कोई कंपटीशन हो। वो रिवील करता है कि रैंकिंग के बाद से उसके विलेज की सारी मैरिंग एज गर्ल और स्मॉल मीडियम नोबल की तरफ से इनविटेशन आ रहे हैं। सब गोल्ड डिगर हैं जो उसे सिर्फ एक क्रेडिट लेटर की तरह ना देखते हैं। लिथ एक्सप्लेन करता है कि ब्रिजना भी उनसे डिफरेंट नहीं है। उसने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि उसने अपनी माँ से सुन के क्यूरियोसिटी की वजह से अप्रोच किया। फिर वो स्वीट बात कहता है, फ्लोरिया भी पहले इंसान थी जो उसे पर्सन की तरह देखती थी, ना कि एसेट की तरह। उसने हमेशा फ्लोरिया को की ना कंपनी और एडवाइज ना झेली थी यहाँ पर। और फ्लोरिया ने अपने पर्सनल प्रॉब्लम, फैमिली क्वायरल और ड्रीम शेयर किए थे उससे। यही वजह थे कि लिथ उसे ना डेट करना ना एक्सेप्ट किया, ना कि उसकी ब्यूटी की वजह से। ये मोमेंट उनके रिलेशनशिप को फिर से स्ट्रॉन्ग करता है, और दोनों फिर से हल्का मूड में ना लेक्चर हॉल की तरफ ना जाते हैं। रास्ते में यहाँ पर कई गर्ल्स लिथ को देख के एकदम बातें करने लगती हैं, उससे बातें करने की कोशिश करती हैं। लिथ उन्हें हर बार डिसमिस कर देता है क्योंकि उसे लीचेस से बहुत नफरत है। अर्थ पे भी लोग उसके पेरेंट्स लेस होने का फ़ायदा उठाने की ना कोशिश करते थे। लेक्चर हॉल में हेडमास्टर लिंजोस एंट्री करती है, लेकिन एक बिल्कुल एकदम ना बदला हुआ इंसान। उसके बाल प्रैक्टिकली वाइट हो गए हैं। उसकी एक्सप्रेशन कोल्ड और डिटरमाइंड है, जो पहले के ऑप्टिमिस्टिक लिंजोस से ना बहुत डिफरेंट है। वो सीधा पॉइंट पे आती है। पिछला साल नाइटमेयर था, प्रैक्टिकली बैड इवेंट की वजह से, और प्रैक्टिकली कुछ स्टूडेंट पेरेंट्स की पॉलिटिक्स की वजह से। जब जब कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लिंजो सिर्फ अपना मैजिकल ऑरा रिलीज करती है बिना किसी स्पेल या एरे के, जिससे सब लोग एकदम डर के ना बैठ जाते हैं। लिंजोस अनाउंस करता है कि बहुत सारे कल्प्रिट अरेस्ट हो चुके हैं या एक्सपेल कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी ना स्नेक बाकी हैं। वो सबको एक गिल्टी बैलोट देता है। हर एक स्टूडेंट के लिए सेम सामने मैजिकल अपीयर होता है, और कहता है कि सबको अपना माना इम्प्रिंट करना है उसमें। ये बेसिकली एक तरह का ना लॉयल्टी कन्फेशन टेस्ट लगता है। एक 15 साल की ब्लॉन्ड गर्ल
उसने बैलट को ना एकदम रेडिकुलस कह दिया है और इससे क्राउड एंड बुला के इंसल्ट करती है और कहती है कि सिर्फ वीकलिंग को ना इसकी ज़रूरत होती है। वो अपना बैलट लिंजस को वापस दे देती है और कुछ दूसरे स्टूडेंट भी ना उसको ना फॉलो करने लगते हैं। लेकिन लिंजस का रिस्पॉन्स बहुत हार्श होता है। वो सीधा कहती है कि हेडमास्टर का डायरेक्ट ऑर्डर डिसोबे करना एक्सपल्सन का ना कारण बन सकता है। गर्ल प्रोटेस्ट करती है लेकिन लिंजोस अपना किलिंग इंटेंट ना रिलीज करके उसे डरा देती है। कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं आता बैलेट वापस देने के लिए। सब डर के इम्प्रिंट कर देते हैं लेकिन लिंजोस फिर भी पनिशमेंट देता है। जो लोग बैलेट वापस देने की कोशिश किया था ना उसने, उनके 500 पॉइंट कट जाते हैं। जब कुछ स्टूडेंट ट्राई करते हैं ब्लेम शिफ्ट करने की, कहते हैं ये उसका आइडिया था, हमें कुछ नहीं कहा, हमने कुछ नहीं किया। लिंजोस उनको भी ना माइनस 200 पॉइंट ना एक्स्ट्रा काट देती है। क्योंकि ना ये कहते हुए काट देती है, उन्होंने ना अपने लीडर चूज किया था, अब उसके साथ डिफेट भी शेयर करनी होगी। लिंजोस रेवेल जो यहाँ पर कर रहे थे, मैजिकल इक्विपमेंट फोर्सफुली डिसेबल कर देते हैं जब तक वो पॉइंट वापस नहीं कमाते। वो अपने डायमेंशन आइटम्स एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर मैजिकल इक्विपमेंट ना फोर्सफुली उसके सारे मैजिकल इक्विपमेंट डिसेबल कर दिए गए हैं। लिंजोस यहाँ पर जाने के बाद प्रोफेसर फाग क्लास लेते हैं। वो अनाउंस करते हैं कि आज का टॉपिक कोई फैंसी स्पेल नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड के बारे में सर्वाइवल नॉलेज है। वो पॉइंट आउट करते हैं कि चाहे चाहे कोई भी विलेज से हो या नोबल फैमिली से, सबको आउटसाइड वर्ल्ड का प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। फाग डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच का डिफरेंस। मर्सनरी गिल्ड ये बेसिकली मर्सनरीज का ग्रुप है जो पैसा लेकर कोई भी काम करते हैं, मॉन्स्टर किलिंग, डंजन क्लीनिंग, बॉडीगार्ड ड्यूटी एसेट्रा। गिल्ड अपने मेंबर की बाउंसिंग करता है और उनकी गलती की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड होने पे ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं। और मेज एसोसिएशन ये ना किंगडम और मेजेस के बीच का ना ऑफिशियल लिंक है। अगर कोई टाइटल, लैंड या कुछ भी किंगडम से चाहिए तो एसोसिएशन ज्वाइन करना जरूरी है। यहाँ पेमेंट मनी में नहीं, मेरिट में होते हैं। एसोसिएशन ट्रेटर्स को, मेजेस को पनिश करने का काम भी करते हैं। जो स्पेशलिस्ट होते हैं दूसरे मेजेस को मारने में, उन्हें स्पेल ब्रेकर कहते हैं और उन्हें हाईएस्ट ऑनर मिलता है। फाग ये भी क्लेरिफाई करते हैं कि दोनों ज्वाइन करना पॉसिबल है, लेकिन ये रेपुटेशन के लिए बुरा माना जाता है। मर्सनरी किसी का भी लॉयल हो सकता है पैसा देकर, लेकिन एसोसिएशन का मेज सिर्फ क्राउन और खुद के प्रति लॉयल होता है। यहाँ पर फार्ग एक्सप्लेन करता है कि मेरिट पैसा से भी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है मेजेस के लिए। इनसे नोबल टाइटल और बहुत सारे चीज़ और नॉलेज, जो ना जहाँ किंगडम के मोस्ट प्राइज मैजिकल लेगेसीज स्टोर होते हैं, ये यहाँ का एक्सेस मिलता है। वो अनाउंस करता है कि कोड ऑफ प्रैक्टिस कोर्स में स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, वो एक्चुअली सिविल सर्वेंट और यहाँ पर मेज एसोसिएशन मेंबर की रोल लाइव करेंगे, रियल वर्ल्ड हैंड ऑन हैंड एक्सपीरियंस के साथ। प्रोफेसर फार्ग एक्सप्लेन करते हैं कि ना स्टूडेंट एकेडमी के बाहर टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन सिर्फ अपने स्पेशलाइजेशन टैग लिमिटेड नहीं होगा। यहाँ पर वो गार्ड भी कर सकते हैं, फायरमैन भी बन सकते हैं, हीलर भी बन सकते हैं, या सिंपली एसोसिएशन के पेपर वर्क में हेल्प कर सकते हैं। उसका मेन मैसेज ये है कि ना डर्टी हैंड से भी बेस्ट लेसन मिलते हैं। वो इम्फेसाइज करते हैं कि पावर का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, बल्कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना भी होता है। लिथ ऑब्जर्व करता है कि अपने क्लासमेट के रिएक्शन को हम्बल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट जैसे कोयला फाक की स्पीच से इंस्पायर्ड फील करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका एक कॉलिंग है। और यहाँ पर एरोगेंट नोबल जो पहले लिंजोस के अगेंस्ट थे, वो अब इनसे कोर फील कर रहे थे, डर रहे थे कि ना उनके फैमिली का क्राइम एक्सपोज ना हो जाए। यूरियल और फ्लोरिया जैसे लोग, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे ड्यूटी के लाइफ के लिए, इसलिए उनमें एक्साइटमेंट या थोड़ा डिप्रेशन है, क्योंकि एडल्ट लाइफ करीब आ रही थी।
यहाँ पर लिथ मेंटली रिफ्लेक्ट करता है कि फाग जेन्युइनली एक नेचुरल लीडर है जो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, लेकिन उसका बिलीव ये है कि ना ये इफेक्ट टेम्पोररी होगा। जब लोग अकेले होंगे बिना किसी गाइड के, वो अपने पुराने इनसिक्योरिटीज और हैबिट में वापस चले जाएंगे। उसका मानना है कि सिर्फ फैंसी वर्ड से कोई इंसान परमानेंटली बेटर नहीं बनता। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कंपेयर करता है। लुटिया विलेज के लोगों ने कैसे अपने नाइबर को एक्सप्लॉइट किया था अपने फायदे के लिए। उसका बिलीव है कि जब हम्बल ओरिजिन स्टूडेंट को पावर मिलेगी, वो भी करप्ट हो सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम टू गेट रिवेंज विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस बहुत मतलब ना बहुत खराब चीज़ है। सोलस थोड़ा वरीड है लिथ के इस सिनिकल व्यू से, लेकिन वो समझती है कि उसका पर्सपेक्टिव अपने पास्ट ट्रॉमा से शिफ्ट हुआ है। फिर भी सोलस खुद को और लिथ को प्रूफ मानती है कि अच्छे लोग भी एग्जिस्ट यहाँ पर ना एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। नेक्स्ट क्लासरूम में प्रोफेसर नालियर इंटर करती है। वो पूरी तरह रिकवर हो गई है अपने इंजरीज से। लिथ नोटिस करता है कि अब उसे नालियर के लिए कोई क्रश फील नहीं होता। उसका प्रीवियस अट्रैक्शन सिर्फ उसके अनस्टेबल माना कोर की वजह से था, जो अब ठीक हो गया है। नालियर का सब्जेक्ट है मैजिक क्रिएशन, एक एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट जो सिर्फ 6 ग्रेड एकेडमीज में यहाँ पर सिखाया जाता है। ये कोर्स पूरा साल चलेगा, सिर्फ एक ट्राइमेस्टर नहीं। और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो यहाँ पर है, सब स्टूडेंट सोचते हैं कि लिथ के पास अनफेयर एडवांटेज है नए स्पेल बनाने में, क्योंकि वो हमेशा आसानी से नई स्पेल क्रिएट कर लेता है। लेकिन असल में लिथ ट्रू मैजिक यूज करता है। उसके हैंड साइन और इंचांटेशन सिर्फ फेक हैं। तो जब नालियर एक्चुअल स्पेल क्रिएशन थ्योरी टीच करेगी, लिथ को डर है कि अगर उसे वॉलेंटियर बनाया गया क्लास में एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो मुश्किल में पड़ सकता है। नालियर अपना टीचिंग मेथड एक्सप्लेन करती है, पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक प्रोग्रेस करने के लिए। यहाँ पर हर स्टूडेंट को डिफरेंट स्पेल असाइन करेगी, ताकि कोई एक ही सब नाम का मतलब काम का ना करे और बाकी लीच करें। और फाइनल इवोल्यूशन के लिए सबको अपना वर्किंग स्पेल जो है सबमिट करना होगा, सिर्फ फंक्शनल नहीं बल्कि मोस्ट इफेक्टिव भी। नालियर ना एक और इम्पोर्टेंट रूल बताती है, जिन स्पेल में ना कम वर्ड और सिंपल हैंड साइन उसे मतलब यूज होते हैं, वो ज़्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं। लंबे और कॉम्प्लिकेटेड स्पेल सिर्फ सी ग्रेड तक ना लिमिटेड रहते हैं। ये सुन के लिथ मेंटली परेशान हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि ना अब वो आसानी से ट्रू मैजिक को फेक मैजिक स्पेल जैसा शो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके स्पेल में तो कोई प्रॉपर वर्ड साइन ही नहीं होता। सब यहाँ पर एकदम क्या बोले यार, ऊपर नीचे हो रखा है। नालियर सबको एक कोडेक्स टेक्स्ट बुक ना देती है, जिसमें कॉमन मैजिकल वर्ड के ना यहाँ पर मतलब कॉमन मैजिकल वर्ड हैं। वो एग्जांपल देती है कि ना कैसे डिफरेंट वर्ड कंबाइन करके स्पेसिफिक इफेक्ट ना क्रिएट करते हैं। जैसे फायर प्लस नंबर प्लस एक्सप्लोजिशन कॉम्बिनेशन से मल्टीपल फायर एक्सप्लोजिशन बन सकते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, तुम लोग स्किप कर दो। फिर यहाँ पर ना आगे वो एक्सप्लेन करती है कि सबसे मुश्किल पार्ट हैंड साइन ये वर्ड से अलग है, क्योंकि इनका कोई फिक्स्ड रिकॉर्ड नहीं होता। दो लोग सामने एकदम सेम स्पेल बना सकते हैं, लेकिन उनके हैंड साइन डिफरेंट हो सकते हैं। ये प्योरली मेज मेज की ना इमेजिनेशन और विल पावर जो होता है उसमें डिपेंड करता है। वो डेमोन्स्ट्रेट करती है प्रोसेस, वर्ड बोलो, हैंड साइन बनाओ, फिर अपने माना फ्लो को ऑब्जर्व करो। अगर फ्लो स्मूथली चल रहा है तो आप राइट डायरेक्शन में हैं। अगर स्टक हो रहा है तो वापस ट्राई करो डिफरेंट मोमेंट के साथ। नालियर क्लास में कोयला को एग्जाम्पल के रूप में ना यूज करती है। कोयला बताती है कि उसका टायर 3 डायगोनिस्टिक स्पेल बनाने में सालों लगे थे एकेडमी से पहले, लेकिन एकेडमी ज्वाइन करने के बाद जो स्पेल उसने बनाए, जो लिथ के चिकमेट स्पीयर से ना सिमिलर था, वो सिर्फ कुछ महीने में बन गया था यहाँ पर। इसका पॉइंट ये है कि ना प्रॉपर ट्रेनिंग, माना फ्लो कंट्रोल प्लस मैनिपुलेशन प्रैक्टिस से स्पेल क्रिएशन बहुत फास्ट हो सकता है। एक बॉय अपनी इनसिक्योरिटी शेयर करता है।
वो ना और क्लास के आधे से ज़्यादा स्टूडेंट डायमेंशन मैजिक में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से उनका फाइनल स्कोर बी प्लस तक लिमिटेड रह गया। वो डायरेक्टली पूछता है कि क्या वो अभी सक्सेसफुल स्पेल क्रिएट कर सकता है या वो सेकेंड रेट मैजिशियन ही रहेगा यहाँ पर। नालियर एकदम यहाँ पर वो उसको बताती है कि ना डायमेंशन मैजिक और स्पेल क्रिएशन अलग टैलेंट है। डायमेंशन मैजिक में फेल होना उन्हें लेसर मेज नहीं बनाता। जब बॉय पूछता है कि नालियर ने खुद कितने टाइम में डायमेंशन मैजिक सीखा था, वो ऑनेस्टली बताती है कि उसने एकेडमी के टाइम में सीख लिया था। वो एक ए प्लस रैंक मैच थी और फर्स्ट ऑफ द ईयर में, क्योंकि रिकॉर्ड पब्लिक है, झूठ बोलना पॉसिबल नहीं है, तो उसने सच ही बता दिया था। ये सुन के क्लास थोड़ा ना यहाँ पर क्या बोले यार, डी मतलब मोरा उनके होप टूट जाते हैं, क्योंकि नालियर की ऑनेस्टी उनको उनकी सिचुएशन की ग्रेविटी याद दिलाता है। कितने निकम्मे हो तुम लोग। अब ना सीन शिफ्ट होता है लंच में। सब दोस्त नालियर के नए सब्जेक्ट के बारे में ना एक्साइटेड हैं। सिर्फ लिथ नहीं, वो मेंटली कंप्लेन करता है कि उसे फेक स्पेल बनाना बोरिंग लगता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रू मैजिक से आसानी से स्पेल क्रिएट कर सकता है। वो फिफ्थ ईयर को लेट डाउन मानता है और फाक के कम्युनिटी सर्विस कोर्स को ना चाइल्ड लेबर बुलाता है। 1600 से जेंटली रिमाइंडर देता है कि हर सब्जेक्ट ने उन्हें कुछ नया सिखाया है और वो चाहती है कि लिथ अपने दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय करे, कंप्लेन करने के बजाय, क्योंकि साल जल्दी गुजर जाते हैं। यूरियल अब बहुत खुश और हेल्दी दिख रहा है। उसकी आइज के नीचे बैग मतलब जो धब्बे थे ना, काले धब्बे, डार्क सर्कल गायब हो गए हैं। पता चलता है कि ना गाला के बाद उसने डिस्कवर किया कि लिथ को कॉल करने का बहाना यूज करके वो अपनी फियोन्से से मतलब ना यहाँ पर बच गया था। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि ना उसने एक प्राइवेट ट्यूटर भी ना हायर किया है। किलिंग इंटेंट ना इमिट करना भी सीख लिया है उसने। मतलब यहाँ पर दिमाग तो लगा रहा है ये यूरियल। यहाँ एक इंटरेस्टिंग मैजिक सिस्टम ना डिटेल एक्सप्लेन होता है। मोगर पे सब लिविंग बींग माना पोजेस करते हैं और इंटेंस इमोशन माना इमिशन बढ़ा लेता है, जिससे किलिंग इंटेंट क्रिएट होता है जो दूसरे में फियर पैनिक कॉज करता है। ये फेनोमिना मेज होने की जरूरत नहीं रखता, जानवर भी उसे कर सकता है। डिफरेंट लोग इसे डिफरेंट तरीके से अचीव करते हैं। लिंजोस जो है जैसे काम लोग अपने बड़े माना रिजर्व से, जिरनी जैसे लोग अपनी फ्यूरी को चैनल करके बिना मैजिकल टैलेंट से भी कर सकते हैं। लिथ जैसे लोग जिसके पास यहाँ पर ना ऑलरेडी मतलब बहुत रैथ और माना दोनों हैं। सोलस हमेशा उसकी माना फ्लक्चुएशन सप्रेस करती थी पहले। यूरियल नेचुरली काम था, लेकिन अपनी फियोन से लीबिया से डील करने के लिए उसने ये स्किल सीख लिया था। वो गिल्ट फ्री फील करता है इसे यूज करने में, क्योंकि उसके मुताबिक ये अनफेयर है लेकिन बेटर देन डेली, यहाँ पर डेली का ना रोना धोना करने से अच्छा। यूरियल एकदम एक्साइटेडली बोलता है कि वो कम्युनिटी सर्विस के थ्रू कॉमनर की लाइफ समझना चाहता है, लेकिन कोयला जो खुद हम्बल बैकग्राउंड से है गुस्सा हो जाती है। वो पॉइंट आउट करती है कि कॉमनर को एक्जोटिक एनिमल की तरह ना ट्रीट करना गलत है और उनको सिर्फ बेसिक नीड चाहिए, खाना, कपड़े और रियल जस्टिस। फ्लोरिया सपोर्ट करती है कि कोयला को। वो शेयर करती है कि लिथ के घर विजिट करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसकी खुद की लाइफ कितनी न ज़्यादा न प्रिविलेज्ड, मतलब न आरामदायक था। लिथ के विलेज देखने के बाद जहाँ फार्मर को मेडिकल केयर तक लग्जरी लगता है, फ्लोरिया गिल्टी फील करती है कि कई दिनों तक, मतलब यहाँ पर ना फ्लोरिया कई दिनों तक ना ये सब देख के, ये सब सुन के एकदम गिल्टी फील कर रही थी। और यहाँ पर लंच के बाद ग्रुप मैजिक लाइट मैजिक डिपार्टमेंट जाते हैं अपने हीलर स्पेशलाइजेशन की फर्स्ट लेसन के लिए। प्रोफेसर बास्टर जो बिल्कुल नहीं बदला, सेम एकदम गंजा आदमी, वाइट मसल, बड़ा बेली, क्लास को ना वेलकम करता है। वो मजाक में बोलता है कि उसका प्रिडिक्शन गलत था। उसने सोचा था कि सिर्फ एक तिहाई स्टूडेंट ग्रेजुएट तक पहुंचेंगे, लेकिन रियलिटी में 34 स्टूडेंट से सिर्फ 16 बच्चे हीलर स्पेशलाइजेशन में आ गए थे। भास्टर यहाँ पर एक्सप्लेन करता है फाइनल ईयर का स्ट्रक्चर। पहले 2 ट्राइमेस्टर एक ही वाइड टॉपिक पे फोकस करेंगे। थर्ड ट्राइमेस्टर में रियल वर्ल्ड हॉस्पिटल में प्रैक्टिस मिलेगा एज लीड हीलर।
वो इंट्रोड्यूस करता है फाइनल हीलिंग ब्रांच, बॉडी स्कल्पटिंग। अब तक टायर 1 से ना फोर्स मैजिक से ना स्टूडेंट ब्रोकन बोन्स ठीक कर सकते थे, लॉस्ट लिम्ब ऑर्गन रिप्लेस कर सकते थे, लेकिन ये सब सिर्फ ओरिजिनल स्टेट वापस लाता है। अगर कोई नेचुरली डिफॉर्म है या बोन ब्लाइंड है तो टायर फोर मैजिक काम नहीं करेगा, क्योंकि वापस लाने के लिए कुछ ओरिजिनल होना चाहिए। बास्टर रिवील करता है कि टायर 5 लाइट मैजिक लाइफ फोर्स का स्टडी इंट्रोड्यूस करता है। पहले ट्राइमेस्टर में स्टूडेंट सीखेंगे अपना लाइफ फोर्स सेंस करना और दूसरों का लाइफ फोर्स मैनिपुलेट करना। ये एग्जाम्पल देता है कि वो ना एग्जाम्पल करता है यहाँ पर, अगर किसी का आर्म डिफॉर्म है तो वो एक चीप हीलर सिर्फ आर्म एम्पी मतलब ना बदल सकता है, रीजनरेट कर देगा करेक्ट शेप में। लेकिन एक हीलर, रियल हीलर, बॉडी स्कल्पटिंग का यूज करता है, लाइट और डार्कनेस मैजिक का कॉम्बिनेशन, जिससे बॉडी की नेचुरल स्टेट ही परमानेंटली चेंज हो जाती है, ताकि फ्यूचर में सिंपल हीलिंग काफ़ी हो। बास्टर यहाँ पर डिस्कस करता है कि ना इस टेक्निक के अराउंड का कंट्रोवर्सी। कुछ लोग डरते हैं कि ये ह्यूमन हाइब्रिड क्रिएट कर सकता है, कुछ अननेचुरल मानते हैं रिलीजियस रीजन से। बास्टर इनको हाइपोक्रेटिस बुलाता है, क्योंकि जब क्राउन ने बिल पास किया कि अगर कोई बॉडी स्कल्पटिंग को अननेचुरल मानता है तो उसे सारे मैजिकल टूल छोड़ने होंगे जो भी अननेचुरल है, तो सबने अपना मुंह बंद कर लिया। बास्टर वार्न करता है कि कुछ क्वैक्स रिच लोगों की इनसिक्योरिटी एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे नोज मतलब रिसेप करना, टॉलर बनना एसेट्रा, लेकिन रिजल्ट एकदम अंडरवेलमिंग है, इफ नॉट फैटल होते हैं। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, बास्टर एक्सप्लेन करता है कि हर बॉडी पार्ट का एक वॉइस होता है, उसका अपना टर्म है। हैंड ग्रैब करना चाहता है, लेग वॉल्क करना चाहता है, नोज ब्रीथ करना चाहता है। अगर कोई ऑर्गन ऑलरेडी हेल्दी है तो उसका लाइफ फोर्स फाइन सिग्नल देता है, और उसे चेंज करना अनप्रिडिक्टेबल रिस्क क्रिएट करता है। बास्टर अपने एग्जाम्पल देते हैं, अगर उसका खुद का नोज जो फंक्शनल है बट अनएट्रैक्टिव है लंबा किया जाए तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, जो स्पेल कास्टिंग इफेक्ट कर सकता है। इसी वजह से पावरफुल मेजेस भी सब परफेक्ट बॉडीज नहीं रखते, क्योंकि रिस्क बेनिफिट से ज़्यादा होता है। इंटरनल ऑर्गन के लिए एकदम प्रोसेस और भी ना कॉम्प्लेक्स है, फुल मेडिकल टीम चाहिए। सर्जरी एक ही सिटिंग में कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि ये पेशेंट और हीलर दोनों पे बहुत स्ट्रेस डालता है। बास्टर सैडली एडमिट करता है कि बॉडी स्कल्पटिंग ही उनका सबसे ज़्यादा पेशेंट खोने का कारण रहा है। उनके पास्ट फेलियर ने उसे ज़्यादा सिनिकल लेकिन बेटर हीलर बना दिया है। बास्टर ना कंटिन्यू करता है अपने स्पीच को। वो स्टूडेंट को वार्न करता है कि ग्रेजुएशन से पहले वो कुछ पेशेंट को मरते देखेंगे, और कुछ खुद उनके ना हाथों से भी मर सकते हैं। वो शेयर करता है कि उसके करियर में उसने देखा है बूढ़े लोग इतने लंबे समय तक जिंदा रहते हैं कि वो अपना नाम तक याद नहीं रखते, जबकि यंग लोग बिना किसी क्लियर रीजन के मर जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो कहता है कि टायर 5 हीलिंग में फेलियर को सिर्फ खुद पे ब्लेम करना पड़ता है, लक पे नहीं। वो एडवाइस देता है कि कभी पेशेंस से रिस्क छुपाए नहीं, और उन्हें हमेशा अपना डिसीजन खुद लेने दो, लेकिन फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी हीलर की होती है। वो यह भी क्लेरिफाई करता है कि ग्रेजुएशन के बाद भी जर्नी ख़त्म नहीं होती। रियल डिफरेंस यहाँ पर और रियल हीलर के बीच ये टाइम का फ़र्क है। पर्सनल स्किल वो डेवलप करते हैं। ये सुन के क्लास ग्लूमी हो जाता है। पहली बार उन्हें रियलाइज होता है कि अब उनके पास प्रोफेसर और मेडिकल स्टाफ का सेफ्टी नेट नहीं होगा। उनका फियर सिर्फ मोरल गिल्ट नहीं है। वाइट ग्रिफन हॉस्पिटल में ज़्यादातर पेशेंट पावरफुल मेजेज या इन यहाँ पर ना इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर होते हैं। अगर कोई कॉमनर मरता है तो अलग बात है, लेकिन पावरफुल फैमिली के लव्ड वन को खोने का मतलब हीलर की ना लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। लिथ इन वॉरिस से अनटच्ड है, उसके लिए किलिंग ऑलरेडी सेकेंड नेचुरल है। इसको क्या फ़र्क पड़ता है। और उसने ऑलरेडी कई लोग ना इनडायरेक्टली अपने हाथ से खोए हैं, लुटिया में या प्लेग के टाइम में। वो रियलाइज़ करता है कि उसने ऑलरेडी टायर 5 लाइट मैजिक को 2 बार परफॉर्म किया है। टिस्टा पे जिसमें एक एक महीना लगा था, क्योंकि टायर 4 मैजिक नहीं था।
और अपना माँ एलिना पे। सोलस एक्साइटेड है देखने के लिए कि उनकी एबिलिटीज और कितनी इम्प्रूव होंगी जब वो लाइफ फोर्स प्रॉपरली सीखेंगे। पहले दिन होने की वजह से कोई होमवर्क नहीं मिलता तो लिथ लाइब्रेरी जाता है और दूसरी स्पेशलाइजेशन की बुक ना बोरो करके उन्हें कॉपी करता है। वाटर मैजिक से इंक कंट्रोल करके फास्ट कॉपी कॉपी कर लेता है यहाँ पर। ये उसका ना और सोलस का ना स्टेबलाइज रूटीन है, सोलसपीडिया बनाना, जिससे लिथ को डिफरेंट मैजिक प्रॉब्लम को मल्टीपल एंगल से एनालाइज करना ना मदद मिलता है। सोलस जेंटली सजेस्ट करता है कि लिथ अपने फ्रेंड या फ्लोरिया के साथ टाइम स्पेंड करे क्योंकि लास्ट 3 महीने में वो सिर्फ 2 बार मिले हैं। लिथ इंसिस्ट करता है कि अभी काम करना बेटर है, अगर जल्दी फिनिश करेंगे तो इवनिंग फ्री होगा डेट के लिए, वरना स्लिप स्लिप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब कोई डोर नॉक करता है यहाँ पर, अब यहाँ पर ना ये लोग आ चुके हैं और सोलस एक्साइटेड हो जाता है सोच के कि ये फ्लोरिया है उसके सियान कोर और टॉल हाइट की वजह से, लेकिन दोनों गलत होते हैं। डोर पे है प्रोफेसर विल आयरनहैम, जो बेटल मैच स्पेशलाइजेशन का हेड है। ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि ये पहली बार है जब कोई प्रोफेसर लिथ के रूम में आया है। आयरन हेल्म लिथ को एक जॉब की लिस्ट वाला पेपर देता है और यहाँ पर ना कोड ऑफ द प्रैक्टिस का ऑप्शन चेक करने का मिलता है। आयरन हैम उसे वार्न करता है कि हर दिन उसे एक नया ड्यूटी चूज करना होगा और कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। लिथ पॉइंट के हिसाब से सबसे मुश्किल और हाईएस्ट पेइंग जॉब सिलेक्ट करता है और जब वो लिस्ट का टॉप जॉब चूज करता है तो आयरन हैम घबरा जाता है। आयरन हेल्म कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, ये रियल डील है। वो लिथ को वार्न करता है कि हेडमास्टर लिंजोस हमेशा उसकी सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर लिथ नहीं मानता। वो कहता है कि वो अब कोई बच्चा नहीं है और उसे अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए राइजिंग स्टार बनना ही पड़ेगा। अगले दिन लिथ पोर्टल गेट यूज करके यहाँ पर जेनथोस सिटी पहुँचता है। वहाँ 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 ना वो एक पुराने एकदम खस्ता हाल वेयर हाउस में जाता है। वहाँ उसे लोकल पुलिस फोर्स मिलती है। सोलस लिथ की पार्टनर उनके ना इक्विपमेंट को एनालाइज करती है और कहती है कि उनके गियर की क्वालिटी काफ़ी लो है, एकेडमी के स्टैंडर्ड से काफ़ी नीचे। वहाँ के यूनिट के लोग लिथ को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। कैरान नाम का एक सर्जेंट उसे एकदम सैडल बुलाता है, जो एक इंसल्ट है। उनका मानना ये है कि ना स्टूडेंट सिर्फ एक बर्डन है जो उनका काम और मुश्किल कर देंगे। कैप्टन यर्ना जो टीम की लीडर है वो लिथ से मिलती है। वो बताती है कि ना आज का मिशन रन ऑफ द मिल होता है। अगर 2 स्टूडेंट एक वाइट ग्रिफन से जो लिथ है और एक फायर ग्रिफन से है वो यहाँ पर न भेजा जाता है। लिथ पूछता है कि दोनों स्टूडेंट को एक साथ क्यों भेजा गया। यरना बताती है कि स्टूडेंट के लिए मिशन लिमिटेड है और ये सिचुएशन दोनों पार्टीज के लिए डेंजरस है। अब यहाँ पर ना खेरान जो है ना लिथ की तरफ एग्रेसिव होकर ना बढ़ता है। सर्जेंट खेरान जो लोकल पुलिस फोर्स का मेंबर है वो लिथ को एकदम बोझ कहकर ना इंसल्ट करने के बाद खेरान का मानना ये है कि ना एकेडमी के बच्चे सिर्फ उनका काम जो है खराब करेंगे और मरेंगे। लिथ भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। जब खेरान उसकी स्टेटस कैपेबिलिटी के बारे में ना पूछता है तो लिथ सरकास्टली कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, पता नहीं वो सही है या नहीं। ये सुनकर खेरान गुस्से से लाल हो जाता है और बाकी ऑफिसर हंसने लगते हैं। जब कैप्टन यरना लिथ की फाइल चेक करती है तो वो सबके सामने उसकी अचीवमेंट पढ़ती है। फोर्ज मास्टर, हीलर, बाउंटी हंटर और सबसे बड़ी बात बालकोर के अटैक से बचना और एक वैलोर के साथ बराबरी की लड़ाई। ये सुनते ही पूरे रूम में सन्नाटा छा जाता है। प्रोफेसर को यकीन नहीं होता कि इतना छोटा लड़का इतना खतरनाक हो सकता है। लिथ साफ साफ बोल देता है कि वो एक कॉमनर है और उसने अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। हुरेन नाच नाम का ना, कितना अजीब नाम होता है यार इनका। हरेन बोल देता हूँ। हरेन नाम का एक ऑफिसर लिथ से दोस्ती करने की कोशिश करता है और अपनी पुरानी स्कार को ना ठीक करने का ना रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए लिथ पैसा मांगता है क्योंकि लिथ के लिए ये फ्री में काम करना एकदम बेवकूफ़ी होगी। तभी दूसरा स्टूडेंट एंट्री कर लेता है, एक 15 साल का ब्लॉन्ड लड़का जो फायर ग्रिफन एकेडमी से है। वो एक वार्डन और एल्केमिस्ट है।
वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड को मतलब ना रोब दिखाकर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता था। लेकिन कैप्टन कारा एकदम यहाँ पर ना कैप्टन यरना उसके मुंह पर ना हाथ रखकर उसे चुप कर देती है। कैप्टन साफ कह देती है कि यहाँ कोई बैकग्राउंड नहीं चलेगा, तुम आज से बस रेड हो और तुम्हारी परफॉर्मेंस ही तुम्हारी पहचान होगी। मिशन बहुत क्लियर है, एक ड्रग डेपोट रेड करना है। गैंग के मेंबर फायर सीड रखते हैं, यानी वो पकड़े जाने पर खुद को उड़ा सकते हैं। इसलिए ऑर्डर है कि किलिंग फर्स्ट क्वेश्चन लेटर, मतलब मत मार सकते हो तो पहले ही मार दो, क्वेश्चन गया भाड़ में। लिथ कहता है कि वो एक ना फोर्ज मास्टर होने का ना नाते ट्रैप डिसेबल कर सकता है। और रेड बोलता है कि ना वो अपनी फैमिली की लाइफ डिटेक्टिंग एरेज से एनिमी की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता है। जब यूनिफॉर्म लेने की बारी आती है तो लिथ अपनी स्किन वॉल्कर आर्मर का यूज करके क्लॉथ चेंज कर लेता है, जो देखकर ना रेड भी शॉक हो जाता है। हेरन तुरंत ना अपनी मतलब वांड निकाल लेता है। ये ना एक एल्केमिकल टूल है यार, और कितना अजीब नाम है। सोलस नोटिस करती है कि ना उनकी वॉन्ड एक एल्केमिकल टूल है, जिससे रेड माना क्रिस्टल एक कार्टिक की तरह ना यूज हो रहा है। ये दिखाता है कि लोकल पुलिस फोर्स के पास फंडिंग अच्छी है और उनके हथियार भी ना काफ़ी खतरनाक है। यहाँ पर अब मिशन शुरू करने से पहले कैप्टन यरना लिथ और रेड को स्काउटिंग के लिए भेजती है। लिथ अपनी स्किन वॉल्कर आर्मर को चेंज करके हंटर का वेश एकदम बदल लेता है। सोलस की हेल्प से लिथ फ्रंट डोर चेक करता है, जो नॉर्मल है, लेकिन बैक डोर एक पावरफुल अर्थ स्पेल और आइस ट्रैप से प्रोटेक्टेड है। लिथ बिना किसी मुश्किल के उन ट्रैप को डीएक्टिवेट कर देता है, जिससे वहां मौजूद सब लोग ना शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये मिशन बहुत मुश्किल होगा। जब लिथ वापस आता है तो वो देखता है कि ना रेड ने अपना काम कर दिया है। लिथ ने अपनी लाइफ डिटेक्टिंग एरे से बिल्डिंग के अंदर के लोगों की एग्जैक्ट काउंट निकाल ली है। लेकिन यहाँ एक ना ट्विस्ट है। रेड नोटिस करता है कि बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर एक इंसान अभी भी न मरा है। साथ ही बेसमेंट में 20 से ज़्यादा लोग हैं। दोनों स्टूडेंट को लगता है कि ये सिर्फ एक ड्रग डिपोट नहीं है, शायद यहाँ ना स्लेव्स या प्रिजनर का कुछ बड़ा खेल चल रहा है। कैप्टन यरना तुरंत अपने हेडक्वार्टर को कॉल लगाती है। हेडक्वार्टर उन्हें बताता है कि वो एक रेंसफोर्समेंट न मतलब न और लोग भेज रहे हैं, लेकिन तब तक इन्हें न मिशन कंटिन्यू रखना होगा, क्योंकि अगर गैंग को पता चला कि वो घिरे हुए हैं तो वो सारे प्रिजनर को मार सकते हैं। अब यहाँ पर न मिशन का जो है ऑब्जेक्टिव बदल चुका है। अब उन्हें प्रिजनर को बचाना है और दुश्मन को न भागने से रोकना है। यहाँ लिथ और रेड की वैल्यू टीम के लिए और बढ़ जाती है। लिथ थोड़ा कॉशियस है। वो रेड से पूछता है कि क्या कोई और हिडन एरे है। रेड कहता है कि रियरली कोई इमेजेस अपने टैलेंट को इन क्रिमिनल पर वेस्ट करेगा। लेकिन तभी रेड की रीडिंग बदल जाती है। थर्ड फ्लोर पर एक और इंसान मर जाता है और दूसरा इंसान बहुत वीक हो रहा था। कुछ तो बहुत खतरनाक हो रहा है ऊपर वाले फ्लोर पर। और कैप्टन यरना समझ जाती है कि अब इंतजार करना सेफ नहीं है। वो अपनी स्वॉर्ड और वांड को निकाल लेती है और टीम को अलर्ट करती है। वी आर अबाउट टू फाइंड आउट। सब लोग बिल्डिंग में ना घुसने के लिए रेडी हो जाते हैं। लिथ की कॉम्पिटेंस मतलब लिथ का ट्रैप को इतनी आसानी से ना डिसार्म करना, ये दिखाता है कि ना वो कितना एडवांस है। और टीम अब उसे सैडल नहीं बल्कि एक वैल्यूएबल एसेट की तरह ना देख रही है। थर्ड फ्लोर पर क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर अब मिशन चेंज होने के बाद ना लिथ कैप्टन यारना से पूछता है कि अब सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। सर्जेंट खैरन, जो एक बहुत ही आइडियलिस्ट इंसान है, लिथ को हीरोइज्म की लेक्चर देता है। लिथ अपने टिपिकल स्टाइल में सीधा जवाब देता है कि वो यहाँ सिर्फ अपनी सेफ्टी और पॉइंट के लिए आया है, किसी हीरो का रोल प्ले करने के लिए नहीं। लिथ का ये र्यूड एटीट्यूड खैरन को बहुत इरिटेट करता है। लेकिन कैप्टन यरना टीम को फोकस करवाती है। लिथ अपनी पोर्टल डायमेंशन मैजिक का यूज करके पूरी टीम को बिना नोटिस हुए बैक डोर तक ना टेलीपोर्ट कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद है सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसे मैजिक उनके लिए ना सिर्फ फेरी टेल से ना कम नहीं था। लिथ की ये कैपेबिलिटी मिशन को ना बहुत इजी बना देती है। टीम एक साइलेंस क्ले का ना यूज करती है, जो एक 10 मीटर का एरिया साइलेंस जोन में ना बदल देता है। इससे वो बिना कोई आवाज़ लिए आगे बढ़ सकते हैं।
रास्ते में उनका सामना एक 20 साल की लड़की से होता है जो एक वांड लिए हुए थी। ये वांड का मतलब ना एक छड़ी, मान लो छड़ी लिए हुई थी। तो हाँ, छड़ी लिए हुई थी। कहाँ थे हम? हाँ, खारन ना, यहाँ पर खैरन बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसे साइलेंस और लाइटिंग मैजिक से न्यूट्रलाइज न कर देता है। यहाँ लिथ का ट्रू मैजिक नॉलेज फिर काम आता है। वो बेसमेंट का डोर जो इंचांटेड था उसे सेकंड में अनलॉक कर देता है। और यहाँ पर जब टीम बेसमेंट में न पहुंचती है तो वो शॉक हो जाते हैं। वहाँ 20 से ज़्यादा लोग जेल में बंद हैं, लेकिन उनका हाल देखकर टीम के होश उड़ जाते हैं। वो सारे लोग बिल्कुल साफ-सुथरे हैं, उनके कपड़े नए और साफ हैं, वो सब अच्छे से खाए-पिए लग रहे हैं। या किसी ड्रग गैंग का ना प्रिज़नर सेटअप बिल्कुल ना नहीं लग रहा है यहाँ पर, मतलब ड्रग गैंग का प्रिज़नर सेटअप नहीं लग रहा है। ये सीन ना काफ़ी वियर्ड और सस्पिशियस है। और ये प्रिज़नर कौन है? ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए बाय-बाय।